नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज शुरू हो चुकी है उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 को लेकर। यहाँ पर दोस्तों हम आपको मॉडल पेपर करवा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। इससे पहले हमने दोस्तों फर्स्ट मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर सॉल्व करने से दोस्तों आपका सेल्फ असेसमेंट हो जाता है। हर हम जो मॉडल पेपर दोस्तों करवाते हैं, साथ में एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दोस्तों आपको बताते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दोस्तों आपको बताते हैं, जिससे कि टॉपिक भी आपका क्लियर हो जाता है। मॉडल पेपर के अलावा दोस्तों हमारी और भी सीरीज चल रही हैं, जिसमें हम आपको थ्योरेटिकल क्लासेस करवा रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग से संबंधित। उन थ्योरेटिकल क्लासेस को भी देखते रहें, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इससे पहले भी दोस्तों हमने प्रवक्ता जब 2020 में दोस्तों फॉर्म आए थे, तो वहाँ पर भी हमने सीरीज चलाई थी। उसकी पूरी की पूरी लिस्ट दोस्तों बनी हुई है, प्लेलिस्ट, तो जहाँ पर हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड ऑलरेडी करवा रखा है। आप उसको भी देखें, वो भी काफ़ी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस की दोस्तों ऑफिशियल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर दोस्तों आपको दिख जाएगी एप्लीकेशन, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस डालिएगा, वहीं पर आपको सेम लोगों के संग ये एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लेना, वहाँ पर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों हमारा एक, वहाँ पर भी तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको हमारी क्लासेस की अपडेट्स देखने को मिलेगी। डे टू डे एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी, MCQ देखने को मिलेंगे, तो कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन भी दबा दिया करो, उससे आपको तुरंत कोई भी क्लास होती है उसकी तुरंत आपको अपडेट देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक की बात करें तो अबाउट सेक्शन में दोस्तों दिया गया है, तुरंत इन सभी चीज़ों को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज के मॉडल पेपर को शुरू करेंगे। तो आज का मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका ई गवर्नेंस से दोस्तों संबंधित है। ICT और ई गवर्नेंस से उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के कार्यक्रम डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक प्रमुख पहल डिजी लॉकर के संबंध में नहीं है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डिजी लॉकर। डिजी लॉकर खाते के लिए साइन अप करने वाले भारतीय नागरिकों को एक समर्पित क्लाउड स्टोरेज स्पेस प्राप्त होता है, जो कि उनकी आधार संख्या से जुड़ा होता है। यानी कि इंडियन सिटीजन हु साइन अप फॉर द डिजिटल लॉकर अकाउंट गेट डेडिकेटेड क्लाउड स्टोरेज स्पेस लिंक टू देयर आधार नंबर। इसका उद्देश्य भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की समाप्ति है और उनके दस्तावेजों के लिए किसी भी समय, किसी भी जगह, कहीं भी पहुंच प्रदान करना और उन्हें ऑनलाइन साझा करना है। बेसिकली इट एम्स टू एलिमिनेट द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोवाइड एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस टू देयर डॉक्यूमेंट्स एंड शेयर देम ऑनलाइन। नागरिक इसमें स्वयं अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं और ई हस्ताक्षर सुविधा का उपयोग कर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं। सिटीजन कैन सेल्फ अपलोड एंड डिजिटली साइन यूजिंग द ई सिग्नेचर फैसिलिटी। और डिजिटल लॉकर का जो स्लोगन है वो है माई डॉक्यूमेंट्स माई गवर्नमेंट, यानी मेरा दस्तावेज मेरी सरकार। डिजिटल लॉकर स्लोगन इज माई डॉक्यूमेंट्स माई गवर्नमेंट। तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डिजी लॉकर का जो स्लोगन है वो माई डॉक्यूमेंट्स माई गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों, इसका जो स्लोगन है वो है माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। माई डॉक्यूमेंट्स एनी टाइम एनीवेयर। ओके, तो ये दोस्तों आपका डिजी लॉकर से संबंधित स्लोगन है। अब डिजी लॉकर के बारे में दोस्तों आप समझ ही होंगे। डिजी लॉकर दोस्तों एक क्या है? अगर आप उस खाते में साइन अप करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको आधार नंबर होना चाहिए। तो ये आपके आधार संख्या से दोस्तों जुड़ा होता है। ये आपको दोस्तों एक स्पेशल क्लाउड स्टोरेज प्राप्त देता है, जिससे यह क्लाउड स्टोरेज स्पेस दोस्तों आपको देता है, जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में। अब इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है कि भौतिक दस्तावेजों के उपयोग की समाप्ति है, क्योंकि जो भौतिक रूप से जो दस्तावेज होते हैं दोस्तों उनके खोने की संभावना रहती है। तो किसी भी समय पर, जैसे अगर आपको पुलिस वाले ने पकड़ लिया, अब आपके पास अपना लाइसेंस नहीं है या अगर आपके पास गाड़ी के कागजात नहीं है, तो आप उसको डिजी लॉकर की मदद से वहां पर दिखा सकते हैं। तो भौतिक रूप से दस्तावेजों को लेकर हमेशा साथ चलने की बजाय आप उनको डिजी रूप में सुरक्षित रख सकते हैं, या बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक रूप में दोस्तों सुरक्षित कर सकते हैं और उनको साझा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ की आपको सुविधा मिलती है। इसमें आप स्वयं अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं और इसके अलावा ई सिग्नेचर की फैसिलिटी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली जो गवर्नमेंट है दोस्तों वो भी सारे जो काम है वो ई साइन से दोस्तों कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट के लेटर्स अब निकलते हैं तो वहाँ पर
जो ई ऑफिस है उसकी सुविधा का यूज किया जा रहा है, ई सिग्नेचर फैसिलिटी यूज किया है। सारे काम दोस्तों अब आपके ऑनलाइन हो चुके हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपस, सारे जो ऑफिस हैं वो भी दोस्तों आपके ई रूप में मतलब डिजिटली आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो जो फाइल्स भी दोस्तों आपके आगे जाती हैं तो वो आपकी ऑनलाइन आगे बढ़ती है, और उसमें जो सिग्नेचर भी होते हैं वो आपके ई सिग्नेचर होते हैं। तो आपने इस चीज को समझना है कि डिजिटल इंडिया के अंतर्गत जो डिजी लॉकर है उसका क्या उपयोग है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यक्तियों और सामाजिक मूल्यों को प्राप्त करने में मदद करना किसके विकास में योगदान देता है? हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप टू अचीव सोशल वैल्यू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट। सो एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल नॉलेज, एनवायरमेंटल एटीट्यूड या फिर एनवायरमेंटल स्किल किसके डेवलपमेंट में दोस्तों सहायता करता है? तो बेसिकली ये दोस्तों आपके पर्यावरणीय दृष्टिकोण में सहायता करता है एनवायरमेंटल एटीट्यूड। देखिए हेल्पिंग इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप टू अचीव सोशल वैल्यूज कंट्रीब्यूट टू एनवायरमेंटल एटीट्यूड, यानी कि आपके पर्यावरणीय दृष्टिकोण में दोस्तों विकास करता है। देखिए जब आपके पर्यावरण दृष्टिकोण में दोस्तों विकास होता है तो लोग पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूक होते हैं और इसे अपने व्यवहार में शामिल करने का भी दोस्तों लोग प्रयास करते हैं। इससे व्यक्तियों का व्यक्तिगत विकास भी होता है और समाज में जो समग्र पर्यावरणीय दृष्टिकोण है उसके विकास में भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। तो इसको आपने समझना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा जल्दी करेंगे। मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया? व्हेन वाज द मुदालियर कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? मुदालियर आयोग की दोस्तों हमने वैसे ही आपको क्लास करवा दी, डिटेल क्लास है तो उसको देख लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 को दोस्तों माध्यमिक शिक्षा में सुझाव देने के लिए एक आयोग का दोस्तों गठन किया गया था जिसका नाम था मुदालियर आयोग। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो सबसे पहले हमारा ध्यान शिक्षा की ओर को गया था क्योंकि हमें शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। सबसे पहले उच्च शिक्षा में सुधार के लिए राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया, लेकिन राधाकृष्ण आयोग ने दोस्तों साफ साफ बोला था कि अगर आपको उच्च शिक्षा में सुधार करना है तो पहले माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मुदालियर आयोग का दोस्तों गठन किया गया था और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो कि उस समय पर मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उनकी अध्यक्षता में दोस्तों इस आयोग का दोस्तों गठन किया गया था और इन्होंने पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा के ढांचे का पुनर्गठित करने के लिए और पुनर्गठन किया और उसमें समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अपने सुझाव दोस्तों रखे थे। तो मुदालियर आयोग 23 सितंबर 1952, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखेंगे, श्रृंखला अभिक्रमित अंतर्गत प्रमुख पद होते हैं। द मेन स्टेप इन चेन प्रोग्राम लर्निंग या चेन लर्निंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप है? सबसे पहला है टीचिंग स्टेप, प्रैक्टिस स्टेप्स, इवैल्यूएशन स्टेप्स, ऑल ऑफ दीज। सो जब हम चेन लर्निंग करते हैं ऑल दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट। तो ये सभी वही शिक्षण पद है, टीचिंग स्टेप्स है। टीचिंग स्टेप्स में क्या होगा दोस्तों की जो टीचर है वो बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाएगा, ठीक है, उनके बारे में उनको बताएगा। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस स्टेप्स, यानी कि जो जो चीज़ें सीखी हैं उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो चीज़ सीखी हुई वो याद हो सके। इसके बाद फिर क्या होगा, कितना उन्होंने सीखा, ठीक है, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। इनकी सोच समझ है उसका दोस्तों इवैल्यूएशन किया जाएगा। सारे स्टेप्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, संप्रेषण के किस प्रकार को मौखिक संप्रेषण कहा जाता है? विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से संबंधित संप्रेषण, लिखित संवाद, शारीरिक भाषा, बातचीत और संवाद या फिर ग्राफिकल प्रस्तुति। तो संप्रेषण के किस टाइप को हम वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं? तो बातचीत और संवाद है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, कन्वर्सेशन एंड डायलॉग। कन्वर्सेशन और डायलॉग, बातचीत और संवाद मौखिक संप्रेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। मौखिक संप्रेषण दोस्तों क्या सबसे प्राचीनतम संप्रेषण करने का ये तरीका है दोस्तों। मौखिक संप्रेषण में हम क्या करते हैं, आवाज और भाषा के माध्यम से दूसरों से कम्युनिकेट करने का प्रयास करते हैं। इसी से व्यक्ति क्या करता है, भाषा के से ही दूसरों से संबंध बना पाता है, ठीक है, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाता है। तो कन्वर्सेशन एंड डायलॉग ये आपका मौखिक संप्रेषण का एक पार्ट है, ठीक है। या मौखिक संप्रेषण के किस प्रकार को मौखिक संप्रेषण बोलते हैं, कन्वर्सेशन एंड डायलॉग। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? शिक्षा का निजीकरण, सर्वसमावेशी और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, केवल तकनीकी शिक्षा का विकास या फिर उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या उद्देश्य था? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, सर्वसमावेशी और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। भाई
जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि सभी बच्चों को शिक्षा का समान अवसर प्रदान करना, शिक्षा की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करना और जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उन पर भी विशेष ध्यान देना। तो ये शिक्षा की नीति का प्रमुख उद्देश्य था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, यानी कि जो एसएसए है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सर्व शिक्षा अभियान है दोस्तों, एसएसए है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि आज के समय में शिक्षा मंत्रालय दोस्तों कहलाता है। ठीक है, एसएसए का अर्थ क्या था दोस्तों, भारत सरकार की एक बहुत इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन सुनिश्चित करने से है। ठीक है, 2001 में दोस्तों ये अभियान चलाया गया था, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, यूजीसी की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई, अंडर विच एक्ट द यूजीसी एस्टेब्लिश। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, उच्च शिक्षा अधिनियम, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम या फिर तकनीकी शिक्षा अधिनियम। तो ये दोस्तों यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट यानी कि आपका विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, इसके तहत में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी 1956 में। वैसे बेसिकली 1953 में दोस्तों इसकी स्थापना हो गई थी, लेकिन इसको दोस्तों एक तरह से संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था 1956 में। इसको ध्यान में रखेंगे। तो विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, भाई यूजीसी का मेन काम आप जानते हैं दोस्तों क्या करना है कि जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको अनुदान प्रदान करना, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, क्वालिटी को, और उनके जो शैक्षणिक मानक है उनको भी डेवलप करने के लिए यूजीसी जिम्मेदार होता है। ठीक है, बेसिकली यूजीसी जितने भी हमारे देश में यूनिवर्सिटी हैं और उच्च शिक्षा के संस्थान हैं उनको दोस्तों ये क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, उच्च शिक्षा के विकास में दोस्तों बहुत बड़ी मदद करता है। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कोठारी आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। इसको हमने अभी प्रीवियस क्लास दोस्तों ली थी कोठारी आयोग की, उसको आप देखा होगा आपने। तो कोठारी कमीशन में दोस्तों कुल मिला के 17 दोस्तों सदस्य थे, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोठारी आयोग, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। जुलाई 1964 में दोस्तों इसका गठन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों ये आयोग है। अब जब उच्च शिक्षा आयोग के लिए स्पेसिफिकली राधाकृष्ण आयोग का गठन किया गया, माध्यमिक शिक्षा के लिए स्पेसिफिकली मुदालियर आयोग का दोस्तों गठन किया गया, तो उसके बाद फिर भारत सरकार को ये लगा कि भैया इन दोनों आयोग का गठन के बाद हमारे जो उद्देश्य हैं वो अभी भी पूरे नहीं हो पा रहे। तो शिक्षा के सभी स्तरों पर विचार विमर्श करने के लिए, सलाह देने के लिए, वहाँ पर नीति निर्माण के लिए एक ऐसे आयोग का गठन किया गया जिसने सभी स्तरों पर अपने सुझाव दिए। तो वो था कोठारी आयोग, जिसको कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो कोठारी आयोग का जो उद्देश्य भी था दोस्तों काफ़ी व्यापक था और इनका कार्यक्षेत्र भी बहुत व्यापक था। जितने बड़े उद्देश्य होंगे उतना कार्यक्षेत्र भी बड़ा होगा। तो कोठारी आयोग को शिक्षा के सभी स्तर, चाहे वो आपका प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे आपकी माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, स्त्री शिक्षा हो, कृषि शिक्षा हो, ठीक है, सभी स्तरों पर अपने सुझाव दोस्तों इनको देने थे। ठीक है, और बेसिकली जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के सुझाव देने थे। इसमें कुल मिला के 217 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डीएस कोठारी, जो कि उस समय पर यूजीसी के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कोठारी आयोग में कुल मिला के 17 सदस्य थे। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई, इन विच ईयर द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एस्टैब्लिश। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, थोड़ा सा इन ऑप्शन को साइड बाय साइड करिएगा, इन ऑप्शन से नहीं, थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं भाई राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा गलत है, क्योंकि आपको थोड़ा सा भ्रम हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी जो स्थापना है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की, बेसिकली 1973 में दोस्तों इसको सिचुएट मतलब इसको स्थापित किया गया था। लेकिन 1973 में दोस्तों इंडिपेंडेंट नहीं था ये, आपका क्या कहते हैं, एक ऐसी निकाय थी जो बेसिकली केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जो टीचर एजुकेशन है उसके संबंध में दोस्तों सलाह देता था। 1993 में फिर एनसीटीई दोस्तों अधिनियम बना, एनसीटीई अधिनियम बना 1993 में, और 1995 को दोस्तों इसको एक वैधानिक निकाय के रूप में, स्वायत्त निकाय के रूप में दोस्तों इसके स्थापित किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी इसका जो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, अगर ये है कि स्टार्टिंग में कब स्थापित किया गया, तो 1973 में दोस्तों आपका ये स्थापित किया गया था। बेसिकली देखा जाए तो 1995 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। इसको आपने दोस्तों थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको ये लगेगा। तो 1995 में दोस्तों आपका वैधानिक निकाय के रूप में दोस्तों इसका स्थापित हुआ था 17 अगस्त 1995, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एनसीटीई क्या है,
नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि जो दोस्तों जो टीचर एजुकेशन है, शिक्षक शिक्षा से संबंधित दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण निकाय है या मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, अब ये जो एनसीटी है वो शिक्षक शिक्षा से जुड़े जितने भी मामले हैं उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को सलाह देता है। इसके अलावा जो शिक्षक शिक्षा है उससे जुड़े मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको दोस्तों ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो शिक्षक शिक्षा संस्थान है, बीएड संस्थान है, उनको दोस्तों ये मान्यता देता है, बीएड एमएड जहाँ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो पाठ्यक्रम है और इसके अलावा जो शिक्षण सामग्री है उसको दोस्तों ये विकसित करता है। तो ये आपका एनसीटी है। तो समझ गए एनसीटी क्या है। तो 1973 दिया आंसर, वैसे तो वो स्टार्टिंग है तो आप इसको समझ लीजिए। वैसे इसमें बाकी ऑप्शन नहीं आने चाहिए, कुछ और, मतलब आपके सामने 1973 और 1995 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, अलग अलग आएंगे ऑप्शन। ठीक है, बाकी मैंने आपको पूरा हिस्टोरिकली एनसीटी बता दिया। इसके बाद देखेंगे आरटी अधिनियम के तहत स्कूलों में कितनी प्रतिशत सीटें सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। अंडर आरटी एक्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ द सीट इन स्कूल शुड बी रिजर्व फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेस। तो सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 25% सीट्स क्या होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए अंडर आरटी एक्ट। ठीक है, तो आरटी एक्ट में कितनी प्रतिशत इस सीटें होनी चाहिए दोस्तों, 25% सीटें क्या होनी चाहिए, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के बालकों के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। आरटी अधिनियम दोस्तों कब आया था, 2009 में। ठीक है, और ये जो अधिनियम है 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में दोस्तों लागू किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है दोस्तों, ये बेसिकली 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का दोस्तों प्रावधान करता है। एक तरह से अधिकार है कि अगर 6 से 14 वर्ष तक का जो छात्र है तो उसको एक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए 1 से लेकर 8 तक की, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 25% सीटें स्कूलों में आरक्षित करता है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे संप्रेषण के 4 तत्वों में से कौन सा तत्व संप्रेषण से प्रारंभ होता है। विच ऑफ द 4 एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन प्रेजेंट एट द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। रिसीवर, संदेश, चैनल या फिर स्रोत। तो स्टार्टिंग किससे होती है दोस्तों, हमेशा स्रोत से। ठीक है, स्रोत ही वो दोस्तों है जो कि संदेश को तैयार करता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों, हमेशा स्रोत से होती है। ठीक है, उसके बाद फिर चैनल से, फिर उसके बाद फिर रिसीवर को रिसीव होगा। ठीक है, तो संप्रेषण के 4 तत्वों में सबसे पहले जो संप्रेषण है वो स्रोत से प्रारंभ होता है। स्रोत ही वो व्यक्ति होता है, संस्थान होता है जो कि संप्रेषण की प्रक्रिया को हमेशा स्टार्ट करता है, संदेश को तैयार करता है। ठीक है, और उसके बाद संदेश जो होता है वो चैनल के माध्यम से रिसीवर तक पहुंचता है। अगला देखेंगे कौन सा तत्व संप्रेषण की प्रभावशीलता को बढ़ाने में सहायक है। विच एलिमेंट हेल्प इन इंक्रीजिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन है वो कब इफेक्टिव होगा, जब वो कॉम्प्लेक्स होगा, जब वो क्लियर होगा, या वो अस्पष्ट होगा, या फिर संदिग्ध होगा। तो कम्युनिकेशन कब बढ़िया रहेगा, कम्युनिकेशन जब वो स्पष्ट होगा, क्लियर होगा। भाई संप्रेषण तभी बढ़िया है जब जो रिसीवर है वो उसके पास उसी तरह से पहुंचे जिस उद्देश्य से उसको भेजा गया है। ठीक है, अगर वो कॉम्प्लेक्स होगा, अस्पष्ट होगा, संदिग्ध होगा तो फिर संप्रेषण प्रभावशाली कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपने समझनी है। तो कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता को बढ़ाने में क्लैरिटी सबसे ज्यादा सहायक होती है। अगला देखेंगे विद्यालय छोड़ने की समस्या का समाधान करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स। सख्त दंड प्रणाली दे दो, अभिभावक और छात्रों के संग संवाद करो, केवल शिक्षकों पर दबाव डालो, या फिर छात्रों को अनदेखा करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भाई विद्यालय छोड़ने की समस्या का समाधान करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है कि विद्यालय को अभिभावक और छात्रों के संग कम्युनिकेशन करना चाहिए, कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, ताकि जो अभिभावक है उनको शिक्षा का महत्व पता लग सके और इसके अलावा जो छात्र हैं उनकी समस्याओं को भी आप समझ सकें। तो इसलिए जो विद्यालय छोड़ने की समस्या है उसका समाधान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अगला देखेंगे अच्छे संप्रेषण की किस विशेषता से स्पष्टता का आशय है। विच फीचर ऑफ द गुड कम्युनिकेशन इम्प्लाइज क्लैरिटी। संक्षिप्त होना, सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग, सकारात्मक भावनाओं का संचार, या फिर सुनने वाले की सहभागिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पष्टता से सिंपल सा आशय है कि सरल और समझने योग्य भाषा का उपयोग करना, यूज ऑफ सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, जिससे कि जो रिसीवर है जो कि संप्रेषण ग्राही है तो वो बेसिकली क्या है उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है, अगर आप जटिल और कॉम्प्लेक्स शब्दों का प्रयोग करेंगे, ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिससे कि सामने वाले को कुछ समझ ही ना आए, तो फिर आपका जो संप्रेषण है वो कभी प्रभावी नहीं हो सकता, संप्रेषण आपका विफल हो जाएगा। तो संदेश का संक्षिप्त होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सकारात्मक भावनाओं का संचार करना ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनने वाले की सहभागिता, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लिसनर, वो तभी होगी जब आपका जो संप्रेषण है वो सरल और समझने योग्य भाषा का जब आप प्रयोग करेंगे। तो क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी में आपने सरल भाषा का प्रयोग करना है जिससे सुनने वाले को संदेश को समझना आवश्यक, मतलब आसान हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे
बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। टू फाइंड आउट एरियाज ऑफ वीकनेस ऑफ द चाइल्ड इज यूज्ड। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एसे टेस्ट, रेमेडियल टेस्ट या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। प्रमाणीकृत परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या फिर निदानात्मक। तो बालक की दोस्तों कमजोरी के क्षेत्रों को पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इस परीक्षण से कोई भी विद्यार्थी है, उसकी शैक्षणिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, उसकी पर्सनल समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं, उनकी पहचान करने में दोस्तों हमें मदद मिलती है। ठीक है, तो इसकी माध्यम से ही कोई जो टीचर है या जो मनोवैज्ञानिक है समझ सकते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में आपका कमजोर है और उसे किस प्रकार की सहायता दी जा सकती है। ठीक है, और फिर इसके बाद आपके रेमेडियल टेस्ट दिए जाते हैं। अगला देखेंगे, किस ई गवर्नेंस सेवा को नागरिकों को सरकारी दस्तावेज को ऑनलाइन प्राप्ति के लिए विकसित किया गया है। विच ई गवर्नेंस सर्विस हैज बीन डेवलप्ड फॉर सिटीजन टू एक्सेस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ई डिस्ट्रिक्ट, ई गवर्नेंस पोर्टल, ई सेवा या फिर ई पंचायत। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि भैया अगर कौन सी ई गवर्नेंस सेवा है जिससे नागरिकों को सरकारी दस्तावेज की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए विकसित किया गया है, तो सरकारी दस्तावेजों की ऑनलाइन प्राप्ति के लिए दोस्तों है ई डिस्ट्रिक्ट। तो इसको ध्यान रखेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये सेवा विकसित की गई है और इस सेवा से नागरिकों को जो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी दस्तावेज हैं जैसे कि प्रमाण पत्र है या फिर लाइसेंस की बात करें या फिर कोई अन्य सेवा है, तो उसके बेसिकली इससे आप ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर से आपको मिलती है और बेसिकली आप इसकी मदद से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखेंगे, भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख पहल कौन सी है? विच इज द मेजर इनिशिएट प्रोग्राम ई गवर्नेंस इन इंडिया? डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, मेक इन इंडिया या फिर उपरोक्त सभी? तो भैया भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कौन है दोस्तों प्रमुख? वो है डिजिटल इंडिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट। सो जो इसमें प्रमुख जो पहल है वो कौन है दोस्तों? डिजिटल इंडिया है। दोस्तों काफ़ी ब्रॉड एक तरह से इंडिया का बहुत ही व्यापक दोस्तों कार्यक्रम है और मेन इसका जो एम है वो सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आना। अगला देखेंगे, शिक्षा द्वारा मूल्य के उन्नयन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? विच ऑफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन वैल्यू इनहैंसमेंट थ्रू एजुकेशन? पाठ्यक्रम का कठोर पालन, शिक्षकों का उदाहरण बनना, केवल परीक्षा का परिणाम या फिर बाहरी पुरस्कारों की अपेक्षा करना? शिक्षा द्वारा मूल्य के उन्नयन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा तत्व? विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन वैल्यू इनहैंसमेंट थ्रू एजुकेशन? पाठ्यक्रम का कठोर पालन, शिक्षकों का उदाहरण बनना, केवल परीक्षा के परिणाम या फिर भारी पुरस्कारों की अपेक्षा करना? सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकों का उदाहरण बनना, यानी कि टीचर सेटिंग एन एग्जाम्पल। भाई देखिए, जो शिक्षक है उसको देखकर छात्र काफी कुछ सीखते हैं। ठीक है, अब उसका शिक्षक का चरित्र कैसा है और या उसके जो नैतिक मूल्य हैं उससे छात्रों पर दोस्तों बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जब कोई भी शिक्षक है वो अपने व्यवहार में सकारात्मक मूल्यों को अपनाएगा और छात्रों के लिए वो अपने आप ही आदर्श बन जाएगा। ठीक है, और बेसिकली मूल्य आधारित शिक्षा देने में दोस्तों ये सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो इसलिए छात्रों को अपने आप में एक आदर्श के रूप में छात्रों के सामने स्थापित होना पड़ेगा। इससे ही शिक्षा के द्वारा मूल्य का उन्नयन करना आवश्यक हो पाएगा। तो शिक्षकों को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का गठन देखिए कब किया गया? अब ये वही आगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कब कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ? तो 1990, 1995, 2000, 2005। अभी हमने दोस्तों बताया कि आपको कि ये इसका जो गठन है दोस्तों आपका 1995 में दोस्तों किया गया था। तो इसको हम दोस्तों क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन उस टाइप का नहीं है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला देखेंगे, यूजीसी ने 2018 में किस योजना की शुरुआत की? विच स्कीम डिड यूजीसी लॉन्च इन 2018? स्वच्छता अभियान, डिजिटल इंडिया, स्वायत्ता योजना या फिर शिक्षा का अधिकार? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यूजीसी ने 2018 में दोस्तों ऑटोनॉमी स्कीम को दोस्तों लॉन्च किया था। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनको अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, ताकि वे अपने जो शैक्षणिक कार्यक्रम है या पाठ्यक्रम है और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में
उसमें वो बेहतर निर्णय ले सके। ठीक है, और इसमें जो आपके संस्थान हैं उनको अपने विकास के लिए विशेष अनुदान भी प्रदान किया जाता है। तो ये 2018 में दोस्तों आपकी स्कीम दोस्तों बनी थी, जिसको हम स्वायत्ता योजना या फिर ऑटोनॉमी स्कीम बोलते हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे ऐसे जो जब आपको पता है कि आपको अनुदान अच्छा मिलेगा, तो ये एक्स्ट्रा आपको अनुदान मिलेगा, तो इससे क्या होता है ना, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो इससे जो उच्च शिक्षा संस्थान है अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, और बेसिकली प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे जो जितने भी आपके जो ये उच्च शिक्षा संस्थान है, क्योंकि इनसे उनको ज़्यादा स्वायत्ता मिल रही है, ज़्यादा स्वतंत्रता मिल रही है, तो वो चाहेंगे कि अपनी जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करें, उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ पर मेन उद्देश्य है इस योजना का। इसके बाद देखेंगे शैक्षिक नियोजन में महत्वपूर्ण चरण क्या है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एजुकेशन प्लानिंग। संसाधनों का वितरण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यक्रम का कार्यान्वयन या फिर मूल्यांकन। तो शैक्षिक नियोजन का सबसे प्रमुख चरण क्या होना चाहिए दोस्तों। जब भी आप एक एजुकेशनल प्लानिंग करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो स्टेप है वो है लक्ष्य निर्धारण, यानी कि गोल सेटिंग। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। भाई आपको पहले लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, यही दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों नींव है। ठीक है, क्योंकि इसी से निर्धारित होता है कि जो आपकी शिक्षा प्रणाली है उसको किस दिशा में दोस्तों आगे बढ़ना है। ठीक, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि लक्ष्य निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई गवर्नेंस। सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना, मेकिंग गवर्नमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रोमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन ओनली। नागरिकों के लिए शिक्षा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर सिटीजन। केवल डेटा संग्रह करना, यानी कि कलेक्टिंग डेटा ओनली। तो ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है। सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना, मेकिंग गवर्नमेंट प्रोसेस ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ई गवर्नेंस का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों वो आपका जितनी भी सरकारी प्रक्रिया है उनको पारदर्शी बनाना है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से होगा क्या कि जितनी भी आपकी सरकारी सेवाएं हैं या सूचनाएं हैं उससे नागरिकों को बहुत आसानी से मिल पाएंगी, पारदर्शी तरीके से मिल पाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर ई गवर्नेंस का यही मुख्य उद्देश्य। अगला देखेंगे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, छात्रों को संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना, पाठ्यक्रम को संकुचित करना और छात्रों को असंगठित करना। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, छात्रों को संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना। ठीक, तो जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों यही है कि प्रमोटिंग कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, पर बेसिकली जो पहले जो शिक्षा थी उसका मेन ये होता था कि भाई अच्छे अंक प्राप्त कर लो। अब केवल अच्छे अंक प्राप्त नहीं करने हैं बल्कि छात्रों की सोचने समझने और उनके जो सामाजिक कौशल है उनको विकसित करना है, उनको मोटिवेट करना है। तो यही आपका आधुनिक जो शिक्षण प्रणाली है इसका प्रमुख लक्ष्य है। अगला देखेंगे 25 मूल्य के उन्नयन में कौन सी विधि सहायक होगी। विच मेथड इज हेल्पफुल इन अपग्रेडिंग वैल्यूज। व्याख्यान विधि, परियोजना आधारित शिक्षण, केवल लिखित परीक्षा या फिर व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, परियोजना आधारित शिक्षण, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो मूल्यों के उन्नयन में दोस्तों जो आपकी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये काफ़ी दोस्तों सहायक हो सकती है और होती भी है। इससे जो भी छात्र हैं उनको दोस्तों आप कोई प्रोजेक्ट देते हैं, परियोजना देते हैं, तो छात्रों को दोस्तों वास्तविक जीवन की समस्याओं के बारे में पता लग पाता है। ये जब वास्तविक जीवन की समस्याएं उनके समाधान में दोस्तों ये बच्चों को लगाती है, उनको संलग्न करती है एक तरह से। तो इससे उनको नॉलेज भी मिलती है, बल्कि उनके बीच में जो सामूहिकता का गुण है, ठीक है, ग्रुप में एक दूसरे की मदद करना, सहानुभूति और जिम्मेदारी जैसे वैल्यू हैं या मूल्य हैं, इनको भी दोस्तों विकसित होता है। तो इसलिए जो परियोजना आधारित शिक्षण है मूल्यों के उन्नयन में सहायक होता है। तो ये थे दोस्तों आज के MCQ। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको लेक्चर एग्जाम में जरूर मदद करेगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है, तुरंत हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस के नाम से। तो चलिए दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।